स्वागत है आप सभी का 10 कदम ट्रेड में। और इस कार्यक्रम में बहुत सारे अंश हैं, टेक्निकल कॉल्स, मार्केट की आई थिंक अप्रोच पर बातचीत करेंगे और आपकी आज की सबसे शानदार लिस्टिंग। जी हाँ, इंटररीच बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की आपके स्क्रीन पे, जो कि 900 रुपये का इशू प्राइस था, करीब 44% ऊपर। क्या शानदार लिस्टिंग। तो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स डूइंग वेल। शानदार शानदार लिस्टिंग है। अभी हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ये अच्छी लिस्टिंग्स में अपीयर होगा, जहाँ पे करीब 45-50% का गेन आपको लिस्टिंग डे पे मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग प्रीमियम्स हैं। इससे पहले ओला इलेक्ट्रिक, जिसने लिस्टिंग फ्लैट दी थी लेकिन स्ट्रॉन्ग मूव दिया था। एक और आईपीओ था जिसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, बट बेहद शानदार आई थिंक इस आईपीओ को रिस्पॉन्स मिला। शानदार लिस्टिंग, करीब करीब 44% ऊपर। रचना वैद्य, सचिन उत्तेकर, साथ ही साथ अमित सेठ और जतिन गेडिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में गौतम द्विवेदी जी से बात करेंगे और राहुल शर्मा हमारे साथ होंगे। एक बार मार्केट को देख लेते हैं। इस शानदार लिस्टिंग से पहले निफ्टी क्या कर रहा है। 24,978 और बैंक निफ्टी करीब 51,248 पे। निफ्टी आईटी करीब 650 अंक ऊपर। ये कार्यक्रम आप मेरे और हर्षता के साथ देखेंगे और मूव अच्छा है हर्षता। और निफ्टी बैंक बोथ है डे हाई, निफ्टी आईटी डे हाई। और क्या शानदार लिस्टिंग हर्षता। जी हाँ, जोरदार लिस्टिंग इंटर आर्च बिल्डिंग की, तो उस पर नजरें रहेंगी और इसके पीयर सेट पर भी हमारी नजरें रहेंगी। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हमारे साथ सचिन, रचना तो है ही, लेकिन साथ ही जो नए मेहमान जुड़ गए हैं उनसे बात करते हैं। पहले अमित, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम मेरा पहला ट्रेड रहेगा पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो 10 और 20 डेमा पे कंसोलिडेशन हुआ है, वहां से एक अच्छा खासा पुल बैक दे रहा है। इस स्टॉक में पिछले वैसे हम 2-3 दिनों से स्ट्रेंथ देख रहे हैं और आज के सत्र में हमने देखा कि परसों के हाई को भी इसने क्रॉस कर लिया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हायर है, हायर लोज का यहाँ पे पॉजिटिव है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 4420 एंड टारगेट्स ऑफ 4600। दूसरा स्टॉक मेरा आईटी से रहेगा, दैट विल बी मिड कैप आईटी कोफोज। कोफोज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक बेस से आया था, उसके बाद इसने एक पुल बैक दिया 10 और 20 डेमा पे, और आज एक 10-20 डेमा से थ्रस्ट निकाल के स्टॉक एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट से एक अप थ्रस्ट दे रहा है, तो इसे भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 6080 का और टारगेट्स रहेंगे 6300 के कोफोज पे। ओके, तो कोफोज 6149 पे बाय ट्रेड आईटी में। अमित, ये सचिन जी, गुड मॉर्निंग। आपके ट्रेड्स तो वीरेंद्र जी, काफी अच्छे सेटअप यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम आईटी मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से कैपिटल गुड्स में भी एक रिकवरी हो रही है, वहां पर हेवल्स मुझे लग रहा है एक अच्छे जंक्शन पे है। एक अच्छा सपोर्ट लेवल है अराउंड 1880 के आसपास, जहाँ पर इसके 5-day एक्सपेंशन मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। वहां पर ही उसने एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम बनाया एंड वहीं से रिकवरी हो रही है। एक अच्छी शानदार शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश होगी इंट्राडे के लिहाज से ही। मुझे लग रहा है 1925 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1960 का। खरीदारी करनी है हेवल्स के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1885 पे लगाना है। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे रहा है वो है इंडियन होटल का। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो काफी अच्छे वीकली चार्ट्स पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था पिछले हफ्ते में। एक राइजिंग थ्री काइंड ऑफ रेयर कंटिन्यूएशन पैटर्न है यहाँ पर कैंडलस्टिक से लिहाज से। एंड जिस तरीके से 60 मिनट्स चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन से, तो मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 690 तक की एक शानदार रैली डिस्प्ले करेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से इंट्राडे में मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 665 का एक स्विंग बनना चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 690 का। खरीदारी करनी है इंडियन होटल के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 642 पर। तो हेवल्स और इंडियन होटल, ये दो ट्रेड्स जिस पर अब नजरें सचिन की हैं। जतिन, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा भी बाई साइड की तरफ दो ट्रेड्स होंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो मिड कैप आईटी में से बिरला सॉफ्ट में होगा। तो पैटर्न वाइज अगर जो देखे तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न में से आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये मोमेंटम ऊपर की तरफ जारी रहेगा। तो स्टॉप लॉस रहेगा 609 रुपए का और टारगेट रहेंगे 655 के। और जो दूसरा पिक होगा वो मेटल स्पेस में से हिंदुस्तान कॉपर में होगा। तो हिंदुस्तान कॉपर में हमने देखा है कि 3 दिनों का एक ब्रीफ पॉज था। हमें लगता है कि अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है, तो हिंदुस्तान कॉपर में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 316 का और टारगेट रहेंगे 348।
ओके, चलिए अब रचना जी के पास चलते हैं, उनके ट्रेड्स पिक करते हैं। ये जतिन जी के ट्रेड्स हो गए। हिंदुस्तान कॉपर 322.30 पर बाय ट्रेड 6 रुपये ऊपर रेट करता हूँ। रचना जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? जी, गुड मॉर्निंग अगेन। एंड मेरे दो ट्रेड्स रहेंगे। वन इज आईटीसी, जिसको मैं देना चाहूंगी, एंड अदर इज सिप्ला, जिसके लॉन्ग हम फ्यूचर्स करेंगे। अगर सिप्ला की पहले बात करें तो सिप्ला 1586 पे फ्यूचर्स पे, यहाँ पे 1570 पे ऐसे लगा के लॉन्ग करा जाए तो 1600 का टारगेट बनाया जा सकता है यहाँ पे। और दूसरा जो मेरा ट्रेड है दैट इज आईटीसी। आईटीसी में भी एक अच्छा मोमेंटम बनने की पूरी तैयारी है। तो यहाँ पे अगर 507 पे है करीब, लॉन्ग करा जाए 505 पे ऐसे लगाया जाए तो 511 का एंड 513 का दो टारगेट्स लगाया जा सकते हैं। सो सिप्ला एंड आईटीसी दोनों के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। ओके, सिप्ला और आईटीसी फ्यूचर्स दोनों आप बाय करेंगी। इस वक्त की आपकी दो कॉल्स हैं। 4 मेहमान थे और उनके 8 ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं। अब चलिए अब एक बिग मार्केट वर्सेस की कड़ी की तरफ अब यहाँ से रुख करते हैं और गौतम द्विवेदी, को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर, नितिन केपल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम सर, नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है। आपसे जो पिछली बातचीत हुई थी और इस बातचीत के बीच में नमस्कार। एक अंतर था, लेकिन उस अंतर के बीच में सर एक चीज़ क्लियर हो गई और वो है रेट कट पॉसिबिलिटीज इन द मंथ ऑफ सितंबर इन यूएस। इसका इम्पैक्ट हर तरीके से हल्का सा समझाइएगा, क्या पड़ेगा आई थिंक इमर्जिंग मार्केट्स पे, और इमर्जिंग मार्केट्स में स्पेशली इंडिया पे, और सबसे प्रेफर्ड बास्केट इसके अंतर्गत इस डेवलपमेंट के मद्देनज़र आपकी कौन सी होगी सर? आपने जो बात की है वो मुझे लगता है वेरी टॉपिकल है, और आज की तारीख में मुझे लगता है कि जहाँ पे पूरी दुनिया इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि फेड रेट्स काटेगा और कितना काटेगा और कब काटेगा। मुझे लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट सितंबर में इज ऑलमोस्ट गिवन, और उसके बाद शायद दिसंबर में भी और भी काटे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आपने जो पूछा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया पे। मुझे लगता है कि इंडिया पे और इमर्जिंग मार्केट्स पे इम्पैक्ट कम रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में जो परफॉर्मेंस रहा है, और आप जो उनका जो फर्स्ट क्वार्टर उनका जो लास्ट क्वार्टर रादर के जो रिजल्ट्स देखें, तो वो रिजल्ट्स में भी आप स्ट्रेंथ देखें, मतलब इट इज दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल। आप मैं आपको कुछ नंबर शेयर करना चाहता हूँ। जो S&P 500 है, जो उनका मेन इंडेक्स है, 56% कंपनीज ने एस्टिमेट्स बीट किए हैं। उनका लॉन्ग टर्म एवरेज जो टिपिकली S&P 500 में जो कंपनियां एस्टिमेट्स बीट करती है हैज बीन 48%, लेकिन 56% ने बीट किया है। नंबर 1। नंबर 2, वैल्यूएशन वाइज इंडिया और यूएस का वैल्यूएशन एग्जैक्टली द सेम है, करीबन 20.5 और ये 21 के बीच में। अब पीई मल्टीपल की बात कर रहा हूँ, दिसंबर 2025, अगले साल। तो ये हिसाब से और वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ भी आप देखें तो पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स ग्रोथ S&P 500 कंपनियों के लिए वाज 11.4%, तो करीबन 11.5% अर्निंग्स ग्रोथ रहा है। तो वो हिसाब से मतलब यूएस भी बहुत बड़ा मार्केट है, और मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है कि वहां पे भी ग्रोथ इज कंटिन्यूअस। तो जो रेट्स कट्स वहां और कट होंगे, मुझे ये नहीं लगता है कि उसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट में और इंडिया में सितंबर या अक्टूबर तक बड़े फ्लो आ सकते हैं। जो रेट कट्स गो अप टू 50 और 100 बेसिस पॉइंट्स, तब जाके मुझे लगता है कि देयर विल बी एन इम्पैक्ट ऑफ फंड फ्लो, मोर पॉजिटिव फंड फ्लोज इनटू इमर्जिंग मार्केट्स, और उसमें से डेफिनेटली इंडिया में भी आएगा। ओके, ठीक है। तो आपने कंपैरिजन किया कि एक तुलना आपने यहाँ भी ये भी कर दी सर कि शायद वहाँ की अर्निंग ज़्यादा बेटर है, लिक्विडिटी वहाँ के मार्केट्स को ज़्यादा चेस करेगी। बट अगर मैं वहाँ की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, वहाँ की कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं, तो वहाँ से एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, वो है दैट्स आईटी, निफ्टी आईटी और निफ्टी आईटी में सम्मिलित कंपनियाँ। आईटी पे आपका टेक इस मद्देनज़र क्या है सर इस वक्त? मुझे लगता है कि आईटी में किसी को क्लैरिटी नहीं है, और आप जो हमारी इंडियन आईटी कंपनीज के सीईओ की भी कमेंट्री सुने पोस्ट रिजल्ट्स, ड्यूरिंग रिजल्ट्स अर्निंग्स कॉल्स पे भी, कि उनको भी फुल क्लैरिटी नहीं है कि ये
माहौल कब सुधरेगा? आप पिछले 12 महीनों में FY24 की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 24 में भी जो ग्लोबल जीसीसीज पिछले करीबन 10 साल में काफी जीसीसीज हैव सेट अप शॉप इन इंडिया, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, उनका हायरिंग इन अपनी इंडियन आईटी कंपनी से भी ज्यादा था, और ये मैंने कभी पिछले 10 या 15 सालों में कभी देखा नहीं है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ये आईटी सेक्टर इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन एंड कंफ्यूजन कि एआई का क्या इम्पैक्ट होगा। कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो उसका फायदा होगा इंडियन आईटी सेक्टर को। अभी ये सब दिस इज विशफुल थिंकिंग और आई होप दे आर राइट, लेकिन आज की तारीख में भी मुझे लगता है कि दी आईटी स्टॉक्स आर वेल प्राइस्ड। अब देखिए टीसीएस करीबन 27-28 टाइम्स FY26 पीई की बात कर रहा हूँ, इन्फोसिस 26 टाइम, तो वैल्यूएशन भी सस्ते नहीं है, और गोइंग फॉरवर्ड जो ग्रोथ रेट्स है आर नॉट ग्रेट। तो मुझे लगता है कि लेट अस वेट, 1-2 और क्वार्टर वेट कर लें, उसके बाद मालूम पड़े कि ये एआई का इम्पैक्ट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स का इम्पैक्ट क्या होगा। गौतम जी गुड मॉर्निंग, हर्षिता बोल रही हूँ। मैं आपसे बैंकों पर राय लेना चाहूंगी क्योंकि आज निफ्टी बैंक की एक खासी भूमिका है मार्केट के इस मूव के पीछे। पिछले हफ्ते जो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें HDFC बैंक के मैनेजमेंट ने कहा था कि देखिए हम इस समय क्रेडिट ग्रोथ के को चेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें अपनी डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ानी है, लेकिन अब सब जानते हैं कि निवेशकों के पास दूसरे विकल्प हैं। जब एक बड़ा बैंक ये कहता है कि हम अपने आउटलुक को थोड़ा सा बदलेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा डिपॉजिट्स की ज़रूरत है, व्हाट इज इट से फॉर द रेस्ट ऑफ द बैंकिंग कंपनीज? और इस समय इस कॉन्टेक्स्ट में बैंकिंग निवेशकों के लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी होगी अगर ये स्टॉक्स थोड़े से लैगर्ड रहते हैं, कुछ कंसोलिडेट करते आने वाले समय में? आपकी बात सही है कि ये जो HDFC बैंक के सीईओ ने बताया, और आप देखिए कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो एक मेट्रिक है वो HDFC बैंक का करीबन 103% है, 103%, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम में इट्स द हाईएस्ट। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या बोलना चाहते हैं और वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, बट द रियलिटी इज कि जिस तरह से पैसा स्टॉक मार्केट में आया है, $38 बिलियन का इस साल जनवरी से अब तक का निवेश हुआ है नेट, विच मीन्स करीबन $5 बिलियन का हर महीने एवरेज में निकाल के तो $5 बिलियन का नेट इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स। और रिटेल इन्वेस्टर्स जो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अलग है, मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। तो ये जो पैसा शायद फिक्स्ड डिपॉजिट हो या सेविंग्स अकाउंट हो में जा सकता था, वो मार्केट में आ रहा है। और आज की तारीख में आई अंडरस्टैंड कि बैंकिंग सिस्टम विल हैव टू फोकस ऑन डिपॉजिट गैदरिंग, बिकॉज जब तक डिपॉजिट नहीं आएंगे तो इंक्रीमेंटल क्रेडिट कैसे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये बात उनकी सही है, लेकिन ओवरऑल जो बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि जो अनसिक्योर्ड लोन्स जो बैंकों ने पिछले 3 या 4 सालों में दी थी, उसका इम्पैक्ट अभी आना शुरू हो गया है, जहां पे यू आर सीइंग स्ट्रेस। और आप देखिए फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, जो PSU बैंक से एक्स SBI को छोड़ के जो करीबन 1.6 टाइम्स इज द प्राइस टू बुक फॉर SBI FY26, बाकी जो PSU बैंक है करीबन 0.9 से 1 टाइम्स प्राइस टू बुक पे आ चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि PSU बैंक्स यहाँ से, मैं SBI को अलग कर रहा हूँ ये पूरे यूनिवर्स PSU यूनिवर्स से, सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से PSU बैंकिंग बाकी की PSU बैंक्स कैन दे ब्रेक आउट एंड गो बियॉन्ड 1 टाइम्स प्राइस टू बुक। अब ये देखना पड़ेगा कि मार्केट उनको हायर वैल्यूएशन देती है कि नहीं। फिर रहा सवाल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का। अभी अब देखिए कि डिपॉजिट का इशू उनके लिए भी है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बीइंग हाई उनके लिए भी है, तो वो ये इश्यूज तो है। और लोन ग्रोथ, आप पिछले क्वार्टर की जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें देखिए सब जगह पे लोन ग्रोथ हैज मॉडरेटेड, कम हो गया है, करीबन 14 से 16%। तो मुझे लगता है कि वी आर इन अ सिचुएशन वेयर निम पे प्रेशर आएगा ही आएगा, क्योंकि क्रेडिट ये आपका डिपॉजिट जब तक इंप्रूव ना हुए, विच मीन्स यू विल हैव टू रेज डिपॉजिट रेट्स। और मुझे लगता है कि आई डोंट सी आने वाले 2 या 3 क्वार्टर तक एनी मेजर
बढ़ोतरी इन द बैंकिंग सेक्टर, अनलेस ऑफ कोर्स जो मैंने बताया कि पीएसयू बैंक्स में लोग वन टाइम से आगे इसको खींच सकते हैं कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। रहेंगे। अच्छा, स्पीच निफ्टी 25,000 के पार निकलता हुआ 25,015 के लेवल्स आ चुके हैं, तो मोमेंटम तो है। अब इंतजार रहेगा कि क्या हम उस नए हाई को ब्रीच करते हैं। 25,078 पर एक टॉप आपको याद होगा बाजार ने पिछली बारी बनाया था, वहां से फिलहाल 65 पॉइंट दूर है। अगर बाजार नई ऊंचाइयों पर जाना है, लीडरशिप आपके लिहाज से कहाँ से आ सकती है गौतम जी? क्योंकि इस हफ्ते देखिए अहम ये जैक्सन होल की बड़ा टेक अवे जो आप और वीरू में डिस्कस भी कर रहे थे कि अमेरिका में रेट्स जल्द ही घटते हुए दिखाई देंगे, और बड़ा ट्रिगर पॉइंट क्या रह सकता है? क्या रिलायंस की तरफ नजरें रहेंगी एजीएम से? क्या बड़े अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि हर साल पूरा मार्केट रिलायंस और मुकेश अंबानी की स्पीच पे फोकस करता है। हमने भी हमारे कैलेंडर में डाल दिया है कि भाई वो टाइम पे इसी में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो जिस हिसाब से उन्होंने टेलीकॉम में रेवोल्यूशन उन्होंने लाया है, रिटेल अभी तो सबसे बड़े रिटेलर हो चुके हैं, और जिस तरह से मुझे लगता है उनके बड़े दूसरे भी प्लान्स है, पूरा पूरा इंडिया और पूरा स्टॉक मार्केट वेट कर रहा है उसके लिए, तो वो अनाउंसमेंट कैन हैव डेफिनेटली अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जिस तरह से हर महीने जो पैसा आ रहा है, अब पिछले महीने की मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स के नए रजिस्ट्रेशंस, इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशंस वेंट अप बाय 23 लाख। 23 लाख लोगों ने और रजिस्टर्ड किया, तो आज की तारीख में 10 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स है अपने देश में। तो ये जो स्पीड, जिस स्पीड से लोग नए नए लोग आ रहे हैं मार्केट में, मुझे लगता है दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट ट्रिगर। और वो पैसे का जो जो फ्लो आ रहा है, मुझे आई डोंट सी इट स्लोइंग डाउन। द ओनली पोटेंशियली द ओनली थिंग आई सी इज कि शायद जो सेबी ने पेपर फ्लोट किया है, वाइट पेपर रिगार्डिंग कर्ब्स, हाउ टू कर्ब द एक्टिविटी इन एफएनओ, जो वो इम्प्लीमेंट करे तो उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है कैश मार्केट में। बट उसको छोड़ के मुझे लगता है द बिगेस्ट ट्रिगर इन द मार्केट स्टिल रिमेन्स द फंड फ्लोज फ्रॉम डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स। ओके, अच्छा गौतम सर, यहाँ से लगभग 1.5 से 2 महीने के अंतराल के बाद एक और चीज़ शुरू होगी, और वो है हमारा फेस्टिवल सीजन। अब क्रूड जिस ट्रजेक्ट्री में है, मैं पेंट स्टॉक्स पे क्या बात करूँ इस वक्त, आई मीन 80 जियोपॉलिटिकल टेंशंस, बट ऑटो एक इश्यूज के साथ गुजर रहा है इस वक्त, स्पेशली इन द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, लैक ऑफ डिमांड, प्राइसिंग आई थिंक इश्यूज, डीप डिस्काउंट्स। आप ऑटो को इस वक्त कैसे रीड कर रहे हैं? स्पेशली मैं आई थिंक फेस्टिवल और फेस्टिवल सीजन से जुड़े हुए इस सवाल को आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जो ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो है, उसमें डेफिनेटली स्लो डाउन है। 3 लाख या 3.5 लाख गाड़ियां हैं, या दूसरा जो आंकड़ा आ रहा है 7 लाख गाड़ियां हैं, तो नोबडी नोज व्हाट द रियल नंबर इज, बट द फैक्ट इज देयर इज अ स्लो डाउन। अभी आप वैल्यूएशन वाइज भी देखिए तो मारुति करीब और महिंद्रा जो डायरेक्ट ऑटो प्लेस, वो 28 टाइम पी पे चल रहा है FY26, तो ये भी सस्ते नहीं है फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। तो मुझे लगता है राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑटो सेक्टर अवॉइड ही करे तो अच्छा है, जब तक वी डोंट सी इन्वेंट्री कम ना हुए। ठीक, गौतम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं पे, अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सभी पहलुओं पे बातचीत की, आपने अपना व्यू रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल निफ्टी एट डे हाई और दिन के सर्वोच्च तौर पे आके ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पर। कुछ देर में अनुज जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। अब हम बहुत नज़दीक जाते हुए 25,038 डे हाई, ऑल टाइम हाई ट्रजेक्ट्री हमारी थी करीब 25,078 की। अनुज जुड़ चुके हैं क्या डायरेक्टर साहब? मेरे ख्याल से जुड़ेंगे। अनुज, ये लीजिए 25,000 पूरा हो गया और 25,038, और आज अनुज वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ स्पॉन्सर करता हुआ निफ्टी बैंक भी और निफ्टी आईटी भी, यानी वो दोनों कॉम्बो काम करते हुए। अनुज बिल्कुल वीरो, देखिए, और आज सुबह मुझे फीलिंग थी कि आज ही शायद ऑल टाइम हाई लगेगा, या इस हफ्ते ऑल टाइम हाई लगना चाहिए। अब देखिए, मोर और लेस ऑल टाइम हाई हो गया इस मार्केट में। और एक चीज है, इस मार्केट में पैसा बनाया उसने जिसने इस मार्केट के
बड़े ट्रेंड पर भरोसा किया और अपनी पोजीशंस में बना रहा। आज भी देखिए सुबह जो थोड़ा सा हिजबुल्लाह और इजराइल का टेंशन था उसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट दिखा रहा था, वरना मतलब जो यूएस की तरफ से क्यूज आए, जो फेड की तरफ से क्यूज आए, वो एक क्लियर कट इंडिकेशन था कि मार्केट में बड़ी रैली होनी चाहिए थी। तो ठीक है, आज बड़ी रैली हो गई वो। और मैं अब एक चीज कहूंगा कि यहाँ पर जो अब मैंने तेजी का जो नया टारगेट लिया है वो 27272, वो पैलिंड्रोमिक नंबर, वो इसलिए भी है क्योंकि आप अगर एक ट्रेंड उठा के देखेंगे इस मार्केट का ट्रेंड रहा है 1000 पॉइंट की करेक्शन, उसके बाद 3000 पॉइंट की रैली। तो 1000 पॉइंट की करेक्शन हुई थी, करीब करीब हम 23990 तक गए थे, 24000 मान लीजिए। 24000 में आप 3000 और थोड़ा सा 200 पॉइंट और ऊपर के जोड़ दीजिए तो वो 27272। और अगर टाइम के हिसाब से देखें तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर एंड तक वो आना चाहिए। और वीरू यहाँ से एक चीज और, यहाँ से मुझे लग रहा है कि अभी भी पोर्टफोलियोज में बड़ी रैली होगी क्योंकि अब रेट सेंसिटिव रैली शुरू करेंगे। तो बने रहें इस मार्केट में और घबराए नहीं, तेजी से घबराए नहीं। बहुत लोग तेजी से घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है बेसिकली। जैम। अच्छा अनुज, एक और चीज़, अगर आप मैं कंपेयर करूं लास्ट 20 दिन के प्राइसिंग बिहेवियर को, तो निफ्टी जहां अब ऑलमोस्ट पैरेलली अलाइंड हो गया है अपने प्रीवियस हाई से, अब निफ्टी बैंक का ये डिफरेंशियल परसिस्ट कर रहा है लगभग 2000 पॉइंट का। तो क्या गौर करने लायक ये भी है क्या 2000 पॉइंट? देखिए आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज हम क्लोजिंग में वीरू अगर वो 51200 51400 के ऊपर बंद हो गए अगर, तो मुझे लग रहा है कि फिर बचा खुचा काम बैंक निफ्टी भी कर देगा। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी, बैंक निफ्टी में जो भी रैलीज हैं वो अभी भी शॉर्ट कवरिंग ही है मोर और लेस। बैंक निफ्टी में फंडामेंटली अभी भी बैंक इनहेरेंटली वीकनेस है क्योंकि लार्ज प्राइवेट बैंकों में अभी भी अर्निंग्स पर प्रेशर है। और जब भी रेट कट साइकिल भी स्टार्ट होगी, शुरू में वहां पर प्रेशर ही आने वाला है। तो इसके लिए मतलब मेरे ख्याल से ज्यादा फोकस में रहना चाहिए आपके आईटी, ज्यादा फोकस में रहना चाहिए आपका कमोडिटीज, डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टॉक्स। बैंकों में शॉर्ट कवरिंग जरूर होगी, कभी कभी बीच बीच में होती रहेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बैंक्स लीडरशिप ले पाएंगे, उसमें मुझे लग रहा है वीरो टाइम लगेगा। पीएसयू बैंक हो सकता है चल जाए क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन का कंफर्ट है, लेकिन प्राइवेट बैंकों में मुझे लग रहा है अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आज का दिन सेलिब्रेट करने का दिन है वीरू। आज 25,000 हमने हिट किया है और सोचिए अगस्त में ही हम 24,000 के नीचे थे जब हमने वो एक बोल्ड कॉल लिया था कि अगस्त में आप ऑल टाइम हाई निफ्टी पर देखेंगे और एक्सपायरी वीक में शायद वो ऑल टाइम हाई देखेंगे। मेरे ख्याल से आज उसका सेलिब्रेशन का टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल उत्साहित बाजार, और आई थिंक अब हम ऑल टाइम हाई पे बिल्कुल ये टेक्निकली आप देखें प्रूव्ड है कि अब हम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। अनुज, कोई और पॉकेट जिस पे फोकस करना चाहिए, जिस पे जैसे कि आपने कहा ना कि पोर्टफोलियोज अच्छा करेंगे यहाँ से, और सम्मिलित करने लायक, इंक्लूड करने लायक क्या क्या है, जैसे कि आपने आईटी पे टिप्पणी करी? आई थिंक वीरू मिड कैप आईटी तो है ही। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना आप मेटल्स पे और थोड़ा सा कमोडिटी, बाकी कमोडिटी स्टॉक्स पर भी थोड़ा सा, जैसे शुगर हो गया या केमिकल्स हो गए, इन पर भी फोकस कर सकते हैं। वरना बेस्ट तो यही रहता है कि आप हमेशा निफ्टी पर ही फोकस करें क्योंकि यहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। शुक्रिया अनुज इस पूरे कमेंट्स के लिए। और निफ्टी आज अभी अभी अपने प्रीवियस हाई बिल्कुल उसको पैरेलली अलाइंड था और ऑलमोस्ट उसको अगर आप देखें रीगेन करने वाला था। 25,044 ये निफ्टी का इंट्राडे हाई रहा आज का। तो शानदार मूव यहाँ पे निफ्टी पे। और निफ्टी बैंक को देखिए आपके स्क्रीन पे, ये भी करीब करीब 51,278 पे। क्या अप्रोच ली गई थी निफ्टी और निफ्टी बैंक पे, आगे देखते हैं जरा। हमारी मार्केट बहुत स्ट्रांग है, हमारी मार्केट हमारे फ्लोज पर चल रही है, हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। तो आपको वो जो सिप और डिप वाला फॉर्मूला है वो नहीं भूलना है। मैं फिर कहूंगा कि आज फिर एक और मौका होगा। अगर आज आपको 200-250 पॉइंट नीचे दिख रहा है तो फिर थोड़ा सा निफ्टी ईटीएफ ऐड करने का एक अच्छा मौका होगा। पोजिशनली 23,893 के स्टॉप के साथ अगर इस मार्केट में मुझे लग रहा है कि लॉन्ग बनाया जाए तो पॉसिबिलिटी है कि अगस्त में आपको वापस ऑल टाइम हाई भी दिख जाएगी। इस मार्केट में अब जो आपकी बेसिक ट्रेड है वो है कि रीसेंट लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और अगस्त में नए हाई की तैयारी कर लीजिए। मेरा ये मानना है कि मार्केट में करेक्शन खत्म हुआ है, एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। आज का मूव बहुत शानदार है और अब मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है कि अगस्त में हम ऑल टाइम हाई लगाएंगे। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है ये, और खबरों से घबराना नहीं है, और डिप मिले और जोन मिले बाय करने का तो उसको रिस्पेक्ट करिए। 8 अगस्त को एक व्यू लिया गया था इस चैनल पर
कि निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट करेगा और अगस्त में ही ऑल टाइम हाई हिट करेगा। तब निफ्टी करीब 24,100 पर था और इस मार्केट की सबसे बड़ी फोर्स रिटेल है, सबसे बड़ी फोर्स। अब कोई सेकंड या थर्ड नहीं है, रिटेल नंबर 1 फोर्स है इस समय मार्केट की, और वो नहीं डरे और उन्होंने हर गिरावट में खरीदारी की। ये मेरा रीजन था बुलिशनेस का। तो क्या अप्रोच ली गई CNBC आवाज़ पे, और ये लीजिए निफ्टी अपने शिखर पर ऑल टाइम हाई पर खड़ा हुआ है। राहुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। ये नया शिखर, नया निफ्टी का ऑल टाइम हाई, उस ट्रजेक्टरी को हमने ऑलमोस्ट रिगेन किया। आपको भी शुभकामनाएं इसकी। यहाँ से आगे का रोड मैप अगर थोड़ा सा ड्रॉ करना हो निफ्टी बैंक पे और इनफैक्ट निफ्टी IT पे, आपका व्यू इंडिसेस पे क्या है इस वक्त राहुल जी? जी देखिए, दोनों इंडाइसेस में अगर हम देखें तो निफ्टी का जो टारगेट्स है वो पूरा हुआ है इस पूरे के पूरे रैली का। 24,956 पर एक डेली चार्ट्स पर गैप था, वो फिल हुआ। 25,000 पे कॉल राइटर था, वहां पर भी हम आ गए। तो जहां तक निफ्टी का सवाल है, आई थिंक मोर और लेस टारगेट्स आर डन फॉर निफ्टी, स्पेशली ये जो सीरीज में हम ट्रेड कर रहे हैं अगस्त सीरीज, इसमें। अब जहां तक अपॉर्चुनिटी की बात है, बैंकिंग इंडेक्स पर हमें लगता है कि और मूव देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में 52,000 तक के लेवल्स आने की उम्मीद है, और लास्ट वीक आपके शो पर आके हमने बैंकिंग पे पॉजिटिव व्यू दिया था, और ये मूव जो है काफी बेहतरीन तरीके से प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। तो अब यहां से ऐसा लग रहा है कि फोकस हम शिफ्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। दूसरा देखिए, पूरा अगस्त महीना जो रहा है वोलेटिलिटी वाला रहा है, और ओवरऑल हमें लगता है कि अब फोकस जो है वो शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। रिलायंस की AGM है, मंथली एक्सपायरी है, मैक्रो डेटा आना है। तो ये जो एक तरह से मार्केट का जो सेटअप है कहीं ना कहीं अभी शिफ्ट होता दिखेगा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पर, और वो सेक्टर्स और पीसेस ऑफ द मार्केट में जहां पर अभी तक टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं, तो उनमें से हमें लगता है कि बैंक्स काफी बढ़िया है। उनमें से हमें लगता है कि मेटल्स में ध्यान दिया जा सकता है, और कहीं ना कहीं जो लार्ज कैप्स पे जो हमने लास्ट वीक आपको ये कहा था कि फोकस जो है लार्ज कैप्स पर रखिए, मिड और स्मॉल कैप्स से शिफ्ट करके आप लार्ज कैप्स पे ओवरवेट होकर चल सकते हैं। और एज ए स्ट्रैटेजी हमें लगता है कि लार्ज कैप्स की रैली अभी शुरू हुई है, और नेक्स्ट मंथ में खास करके जो ये मोमेंटम है कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिख सकता है, और 25,000 के बियॉन्ड निफ्टी में और भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि अगले जब तक एक्सपायरी पूरी नहीं हो जाती है, निफ्टी के अंदर शायद एक तरह का मोमेंटम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। आपके लिए एक टॉप ट्रेड क्या रहेगा आने वाले दिनों के लिए राहुल? हर्षदा जी, मेरा ध्यान यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर है। स्टॉक ने इनफैक्ट 3020 का जो पिछले वीक का रेजिस्टेंस था उसको निकाला है। मेरा ये मानना है कि 3100 से लेकर 3150 तक के लेवल्स रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 2980 का स्टॉप लॉस लगाए, और हमें लगता है कि AGM के पहले थोड़ा एंटीसिपेटरी मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। दूसरा जो ट्रेड है वो एस्कॉर्ट से है, ऑटो स्पेस में। एस्कॉर्ट्स का सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक बढ़िया राउंडिंग बॉटम डेली चार्ट्स पर बनाकर स्टॉक अभी 4000 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। तो 3850 के स्टॉप लॉस से एस्कॉर्ट्स को बाय किया जा सकता है। 4000 4050 तक के टारगेट्स हमें लगता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ एस्कॉर्ट्स, दोनों में तेजी की पोजीशंस आप लेकर चल सकते हैं। शुक्रिया राहुल। सॉरी आज थोड़ा सा जल्दी हम आपके साथ चर्चा को वाइंड अप कर रहे हैं। वैसे वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाजार के एक्शन और ऑफ कोर्स उस न्यू हाई का इंतजार तो रहेगा ही, साथ ही आपके जो भी सवाल हैं मार्केट से जुड़े हुए, उन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा नीरज जी के साथ आगे।